प्रज्ञा प्रवाह के इकाई प्रभुत्व परिषद द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यशाला के आज के उद्घाटन कार्यक्रम के अध्यक्ष और प्रांत के माननीय संचालक आदरणीय गोपाल जी, IIT भिलाई के डायरेक्टर, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और बहुत ही कुशल प्रशासक, मतलब ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है जो राजनीति में, तो कोई एकेडमिकली बहुत साउंड है और एडमिनिस्ट्रेटिवली एफिशिएंट, ये कॉम्बिनेशन मिलना भी रेयर होता है। जो एकेडमिक्स में रहे उनको पता होगा। तो ऐसे राजीव जी, प्रभुत्व परिषद के प्रांत के संयोजक अतुल जी, मंच के सामने भी बहुत सारे प्रमुख कार्यकर्ता, विद्वजन, विविध शिक्षा संस्थानों के पदाधिकारी बैठे हुए और इस 2 दिवसीय कार्यशाला में आए कार्यकर्ता भाई और बहन। शाश्वत भारत या भारत बोध, इस मूल विषय को लेकर 2 दिन हम कुछ चिंतन करेंगे ऐसा सोचा है। अब IIT में बैठे हुए हैं और शिक्षा संस्थानों से ज्यादातर जुड़े हुए हैं और हमको तो आदत शोध करने की होती है, तो बोध काय का करते। तो शोध और बोध में रिसर्च एंड रियलाइजेशन, इसमें एक मूलभूत अंतर। रिसर्च तो वो होता है तो 10 लोगों ने लिख के रखा, उसका आपने अध्ययन किया, उस अध्ययन के आधार पर आपने उसमें से कुछ गैप ढूंढी, कुछ % का अपना नया उसमें जोड़ा और 11वां कुछ अपनी भाषा में उसको प्रस्तुत किया। तो उसकी एक मेथोडोलॉजी, स्टैंडर्ड, जिसको साइंटिफिक रिसर्च कहा जाता है, वो एक प्रस्थापित हुई है। लेकिन वो बोध पर आधारित हो ऐसा जरूरी नहीं है, उसके बारे में आपको रियलाइजेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब पर्यावरण पर व्याख्यान देना एक बात होती है और पर्यावरण दृष्टि के साथ अनुभवनिष्ठ जीवन जीना ये दूसरी बात है। तो इसलिए विषय भारत बोध का है। आज जिन भी विषयों पर हम आज अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके पिछले 200-250 वर्षों की एक दृष्टि विकसित हुई। वो भारत की कसौटी पर कितनी सही है, ये अपने अनुभव सिद्ध आधारों पर जांच कर देखना, ये भारत बोध की प्रक्रिया। और इसलिए जैसे अभी शुरू के इसमें आया और आजकल बीच में उर्दू की शायरी और खास करके इकबाल को कोट नहीं किया तो अच्छा नहीं लगता है लोगों को। तो लोग भी कहते रहते हैं कि भारत कैसे बना है, तो लोग आते गए, कारवा बसता गया। क्या सही में भारत ऐसा है? कल हमने 79वां स्वाधीनता दिवस मनाया। क्या भारत की आयु सही में केवल 79 वर्ष की है? स्वाधीनता दिवस 79वां है और 79वां यदि स्वाधीनता दिवस है तो आज जन्माष्टमी क्यों मना रहे? उससे पहले जन्माष्टमी तो उससे पहले भी थी। तो ये प्रश्न हमारे स्टूडेंट्स के मन में आते हैं क्या? और यदि ये प्रश्न उनके मन में आने, हम उत्तर देने के बहुत ज्यादा प्रयास में ना रहे।
लेकिन सही प्रश्न उनके मन में कम से कम रोपित करने में भी हम सफल रहे, तो मैं मानता हूं कि हम, टोपलाल जी ने चिंता व्यक्त की, लेकिन मैं बड़ा इस मामले में आश्वासित हूं कि कम से कम हम जिस कैटेगरी के लोग, जिस आयु वर्ग के लोग यहां पे बैठे हुए हैं, उनसे आज की पीढ़ी भारत के रूट से जुड़ने के लिए हमसे ज्यादा लालची है। दिशा है नहीं है वो बात छोड़ दीजिए, हम यदि सही सोच के साथ उनके साथ इंटरैक्ट करने को तैयार है, तो वो भारत का बोध करने के लिए तैयार है। मुझे अभी परसों ही दो छात्र मिले थे, ऐसे ही आए, घूमते घूमते किसी ने बताया मेरे बारे में, तो मिलने के लिए आए, तो क्या कर रहे हैं, तो कोई नहीं, बैकपैक लेकर भारत दर्शन कर रहे हैं। एक आईआईटी का पढ़ा हुआ है, एक एनआईटी का पढ़ा हुआ है, और बैकपैक लेकर भारत दर्शन कर रहे हैं, भारत की सारी मंदिर परंपराओं का अध्ययन कर रहे हैं। किसने बताया, क्यों ऐसा लगा? तो कोई नहीं, कहीं पे ऐसे YouTube पर कुछ चल रहा था, तो वहां पे आर्किटेक्चर को लेकर डिस्कशन सुनने को मिला, तो फिर ध्यान में आया कि एक तो मुगल आर्किटेक्चर के बारे में बात होती है, या ब्रिटिश और फ्रेंच आर्किटेक्चर के बारे में बात होती है। तो ऐसा मन में लगा कि इससे पहले पुराने 800 1000 साल के मंदिर है, तो कम से कम उनको एक बार देख लीजिए किसने बनाए। अब वो उनको ये कहीं पे पढ़ाई लिखाई में नहीं आया, इंजीनियरिंग में नहीं आया, लेकिन किसी ने दिमाग में ये डाल दिया, यूट्यूब के द्वारा ही डाल गया। तो हमको तो सबसे पहले अपने आप को रियलाइज करना है कि भारत केवल 78 वर्ष पूर्व स्वाधीन हुआ एक भूभाग नहीं। भारत हजारों वर्ष की एक ज्ञान परंपरा है, जिस ज्ञान परंपरा के आधार पर जो अनुभव और अनुभूति ऋषि मुनियों ने की, उस अनुभूति के आधार पर एक जीवन दर्शन दिया। उस जीवन दर्शन के कारण एक संस्कृति जहां पर विकसित हुई, उस संस्कृति का नाम भारतवर्ष है। भारत का अर्थ ही ज्ञान में रत, प्रकाश में रत, और इसलिए भारत में जो भी परंपराएं जन्मी, उनका भी सबका अर्थ ज्ञानाधारित। रंगारी जी संघ के बड़े श्रेष्ठ प्रचारक होकर के वो दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताते थे। ये दो बातें भी हमने ध्यान में रखी, तो मुझे लगता है भारत बोध का एक मूल बीज हम समझ लें। पहली बात तो वो बताते थे कि भारत पश्चिम की जितनी भी उपासना पद्धतियां हैं, वो ईश्वर केंद्रित। वो कहीं पे 7वें आसमान पर बैठा हुआ है, पाप पुण्य का हिसाब किताब करता है। आप उसको मानते हो तो आपको जन्नत में भेजता है, नहीं मानते हो तो जहन्नुम में डाल देता है। भारत की सारी परंपराएं, उसके शब्द में ही ज्ञान है। वैदिक है तो वो भी वेद से आता है, बौद्ध है तो भी वो बुद्ध
बुद्धि रियलाइजेशन से आता है भगवान। जिन है, जिन भी ज्ञान से आता है, वहीं से जैन आता है। सिख है तो वो भी सीखना है, वो भी सीखने की परंपरा से, ज्ञान की परंपरा से आता है। तो आप अपने मार्ग कोई भी हो, उस ज्ञान की परंपरा के ऊंचे पायदान पर चढ़ते जाते हो, तो आप जिस भी मार्ग से जा रहे हो, इस ईश्वर तक पहुंच सकते हो। इस ज्ञान परंपरा जिस भूभाग पर विकसित हुई, उसको भारत। तो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप फिलॉसफी पढ़ रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या मूल दृष्टि भारत की है क्या? गोपाल जी ने अभी पर्यावरण की बात, दीनदयाल जी उसके बारे में बहुत अच्छा बोल कर, उन्हें कहा सारी समस्या ही इसी कारण से है कि मानव ने पर्यावरण से अपने आप को अलग मान लिया। हमने पर्यावरण की दृष्टि नहीं की हमारी, हमने अपने आप को प्रकृति का हिस्सा माना। वी आर नेचर, वी आर पार्ट ऑफ द नेचर। वहां की विज्ञान की सारी परंपरा, आईआईटीज को, आईआईएससी को, इनको सबको यदि अपने मूलभूत अध्ययन पद्धति में अंतर लाना है, तो इनको विज्ञान वर्सेस समाज विज्ञान, विज्ञान वर्सेस रिलीजन, इन डाइकोटॉमी से विज्ञान की अध्ययन पद्धति से मुक्त कराना हो। For us, all these are integrated whole. हम प्रकृति का हिस्सा है। जब हम पंचमहाभूतों की बात करते हैं, तो वो दर्शन है या विज्ञान? 5 एलिमेंट्स की बात करेंगे तो राजीव जी कहेंगे कि ये तो विज्ञान है। लेकिन उन 5 एलिमेंट्स के आधार पर जीवन का और ईश्वर के साथ अपना मार्ग चुनने का जो रास्ता अलग अलग ऋषि मुनियों ने ढूंढा, उसको देखेंगे तो कहेंगे दर्शन है। तो इसलिए भारत यानी ये ज्ञान की अक्षुण्ण परंपरा। दूसरा हरि जी कहते थे कि विश्व की सारी देशों ने अपने अपने भूभाग पर रहने वाले लोगों को ज्योग्राफी के आधार पर पेट्रियोटिज्म सिखाया। उस भूभाग के प्रति केवल आस्था रखना, वो भूभाग हमारे कब्जे में रहे इसके लिए लड़ना, इसको उन्होंने कहा पेट्रियोटिज्म। हरि जी कहते थे कि भारत अकेली ऐसी संस्कृति है जिसने इस भूभाग के साथ साथ इस भूभाग पर पलने बढ़ने वाले सारे जीव जंतु, मानव, पशु, पक्षी, वृक्ष, इनके साथ जुड़ी हुई संस्कृति के साथ आस्था। और इसलिए वो उन्होंने बहुत अच्छा शब्द कॉइन किया। अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ जगह पे तो अंग्रेजी में मैं प्रयोग कर लेता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा वो प्रचलित नहीं हुआ बौद्धिक क्षेत्र में। वो कहते हैं भारत अकेला ऐसा देश है जिसने विश्व को मैट्रियोटिज्म सिखाया। पेट्रियार्की और मैट्रियार्की की बहुत जेंडर डिस्कोर्स में आजकल बात चलती है। तो हमने तो कभी पितृभूमि माना नहीं, हमने मातृभूमि माना। और माता के साथ जब हम जुड़ाव की बात करते हैं तो अंग्रेजी में क्रूडली, और मैं अंग्रेजी का पत्रिका का संपादक हूं, इसलिए बीच बीच में अंग्रेजी आएगी। और जेएनयू में पढ़ा हूं और विद्वान दिखाना है तो बीच बीच में अंग्रेजी बोलना अच्छा है। तो अंग्रेजी में क्रूडली कहते हैं कि मदरहुड इज अ फैक्ट, फादरहुड इज अ फिक्शन। मां बताती है इसलिए वो बाप बनता है।
नहीं तो बच्चे को तो अटैचमेंट तो मां के साथ, नाभि तो मां के साथ जुड़ी हुई, वो जुड़ना ये भारत का मूल विचार है। तो इसलिए दो शब्द प्रयोग होते हैं साइंस के, जब ये चला साइंटिफिसिज्म तो उसके साथ एक शब्द चला सुपरस्टिशन। तो हरि जी कहते थे कि श्रद्धा तो मां होती और इसलिए श्रद्धा अंध नहीं हो सकती। बात विश्वास होता है, विश्वास अंध हो सकता है। भारत इस दृष्टि से चलता है कि जिसने अपनी नाभि से इस संस्कृति को अपने आप को जोड़ के रखा, नहीं तो पूरे विश्व का मैप दिखा दीजिए, विश्व के किसी भी भूभाग पर इतने भयंकर आक्रमण नहीं हुए। मतलब कोई कहता है, मतलब मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन की बात करें और पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री राइटिंग की बात करें तो हीरामन जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो तो वैसे वो शुरू होते हैं तो वो वेदों से शुरू होते हैं, लेकिन सामान्यतः वो भी जेएनयू में पढ़ाते हैं तो वहां पे 1857 से ही स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ। बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे तो पोर्तुगीजों तक जाए। कुछ लोग हैं वो मुगल सल्तनत तक जाए, लेकिन उससे पहले भी अरब आए, तुर्क आए, उससे पहले भी शक आए, हुन आए, उससे पहले भी ग्रीकों का आक्रमण हुआ और तब से ये भारत की भूमि उनके लिए एनिग्मा बनी हुई है। ट्रंप एक्सेप्शन नहीं है, ये ट्रेंड है कि इनको इतना दबाने का प्रयास करते हैं, ये फिर से खड़े हो जाते हैं। क्या है इनमें गड़बड़ है? और इतने आक्रमणों के बाद भी अपने स्व के आधार पर खड़े होने की ऐसी कौन सी क्षमता इस समाज में है? ये पूरे विश्व के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना। मूल प्रश्न ये है, क्या उनको जो प्रश्न पड़ा हुआ है उसका उत्तर देने के लिए समाज के नाते हम समर्थ है क्या, या हम भी कंफ्यूज है? क्योंकि पूरे विश्व में आप देखेंगे तो जहां जहां अरबस्तान से इस्लामिक आतंकी आक्रमण हुए या यूरोप से जो मिशनरी आक्रमण हुए, सामान्यतः 40 से 50 वर्षों में वहां की सभ्यता, वहां के लोग, वहां की रहन सहन, वहां का पूरा सांस्कृतिक ढांचा ये ध्वस्त हो गया। जिस अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म की बात होती है, वो अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म वहां के रेड इंडियंस के ग्रेवयार्ड्स पर खड़ा है। आज वो 800,000 फैमिली छोड़ दिया जाए तो वो रेड इंडियंस कहीं अमेरिका में दिखते नहीं। वही स्थिति कनाडा में, वही ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, वही स्थिति लैटिन अमेरिका में, वहां पे स्पेनिश गए, कहीं पे फ्रेंच गए, वही स्थिति अफ्रीका में है। लेकिन वहां का जो मूल था वो 30, 40, 50 वर्ष के कालखंड में समाप्त हो गया। भारत अकेली पूरे इस पृथ्वी के पटल पर ऐसी भूमि है कि इतने भयंकर आक्रमण होने के बाद भी हम अपने मूल स्व के आधार पर हर बार नए सिरे से अपनी यात्रा शुरू करने के लिए मूल के साथ कायम रखते हुए फिर से तैयार हो जाते, अपना मूल अस्तित्व मिटने नहीं देते। और उसका कारण यह है कि भारत ने ज्ञान की इस परंपरा को जीवन में, बोध में ढाल दिया। उपनिषद और वेदों की परंपरा होगी, शास्त्रार्थ करने वाली परंपरा होगी, उसके आधार पर अरण्यकों में
यात्रा होगी, लेकिन हर 4 साल बाद अलग अलग स्थानों पर कुंभ में इकट्ठा करके वो ज्ञान का अमृत सामान्य जन तक पहुंचाने की भी व्यवस्था करने वाली भारत अकेली संस्था है। उस ज्ञान के अमृत के आधार पर अलग अलग तीज, त्योहार और आचरण के विषयों में छोटी छोटी चीजें जोड़ना। छत्तीसगढ़ का एक मुझे उदाहरण याद है। एक व्यक्ति, उसने मत परिवर्तन कर लिया, किसी कारण से मत परिवर्तन हुआ और नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन XYZ नाम था उसका, डेविड हो गया। दूसरे दिन उठा, सूरज को जल चढ़ाया, तुलसी को पानी डाला, फिर अपनी गाय को चारा चढ़ाने चला गया। तो वो बेचारा जिसने उसका मतांतरण किया था, भाई तू तेरा तो कल ही बपतिस्मा हुआ है, तू ये क्या कर रहा है? तो वो उसको जो उत्तर देता है वो बड़ा सुंदर उत्तर है। वो कहता है, भाई मैंने भगवान बदल लिया, धर्म थोड़ी छोड़ूंगा। वो अनपढ़ व्यक्ति उत्तर देता है, मैंने भगवान बदल लिया, धर्म थोड़ी छोड़ूंगा। भारत में ऐसे बहुत आक्रमण करने वाले आ गए, लोगों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा क्योंकि उनको भारत बहुत पक्का। लिखे पढ़े लोगों का आज भारत बहुत कमजोर हो गया है, ये भारत की समस्या। क्योंकि आज हम पश्चिम के चश्मे से भारत को समझना चाहते हैं। पश्चिम के चश्मे से हम अपने आप को सुपीरियर स्थापित करना चाहते हैं। हाँ, कुछ पैरामीटर्स उन्होंने पिछले 200-250-300 वर्षों में तय किए हैं, हमको खरा उस पर भी उतरना पड़ेगा। क्योंकि यूरोप में एक नेशन स्टेट की जो संकल्पना आई, उसके कारण हमको भी यह लगने लगा कि उन्होंने कुछ नैरेटिव भारत के गढ़े। आपके पास एक राजनीतिक राज्य की सत्ता नहीं थी, इसलिए आप राष्ट्र नहीं थे। अरे भैया, हम राज्य केंद्रित राष्ट्र नहीं थे, राज्य में होते हुए भी हम एक राष्ट्र थे। स्वाधीन हुए तो 565 संस्थान थे, ब्रिटिश आए तब 1494। वो आपस में कौन कितनी जमीन पर टैक्स कलेक्ट करेगा, इसके लिए लड़ाई हो सकती है उनमें, लेकिन वो एक दूसरे के किसानों को नहीं मारते, एक दूसरे की बहू बेटियों को नहीं उठा के लेकर जाते, एक दूसरे के मंदिरों को नहीं तोड़ते। उनके लिए तो सबके लिए कुंभ कुंभ ही था, गंगा गंगा ही थी, हिमालय हिमालय ही था, रामेश्वरम रामेश्वरम ही था और केदारनाथ केदारनाथ ही था। राज्य की व्यवस्था अलग अलग रहते हुए भी, क्योंकि राज्य तो स्थानिक संसाधनों का समायोजन करने की व्यवस्था होती। छत्तीसगढ़ का गवर्नेंस का मॉडल अलग रहेगा और उसमें भी शायद नॉर्थ छत्तीसगढ़ और साउथ छत्तीसगढ़ का अलग अलग रहेगा। यह अलग अलग रहते हुए भी राष्ट्र के नाते हमारी भावना, हमारी दृष्टि, हमारा चिंतन, हमारे इस भूमि को देखने की दृष्टि, जीवन का हमारा दृष्टिकोण समान है। विविध दिखते हुए भी इस एकात्म की अनुभूति करना, यह भारत बोध का तीसरा मंत्र। अब ये करना है और इसी कारण हम टिके रहे, इन सारे आक्रमणों के कालखंड में टिके रहे। उसका मूल कारण इसका आधार क्या बना? तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये हमने केवल श्लोक नहीं कहा। तो सत्य एक है, उसके पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। ये एक नया मूलभूत सिद्धांत हमने जिया। मतलब कोई भी नई मूर्ति आती है, सबसे लेटेस्ट देवी देवताओं में मैं कहीं पे हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी ऑफ
गॉड्स एंड गॉडेसेस, इसको लेकर कहीं पे पढ़ रहा। तो भारत में सबसे प्राचीन देवताओं में से जिनके नाम आते, चाहे वो वरुण हो, चाहे वो इंद्र हो, वो आज मलेशिया, थाईलैंड, इन देशों में जाकर उनकी मूर्तियां देखनी पड़ती है ना, तो भारत में कहीं नहीं दी। ब्रह्मा जी की एक ही जगह पर है। वहां से लेकर सबसे लेटेस्ट यदि देखें तो संतोषी माता और साईं बाबा, ये लेटेस्ट देवी देवता है। लेकिन हमारे पूजा घरों में उनको कब स्थान हमने दे दिया हमको भी नहीं पता चला। मतलब एक गोवा के एक वास्को के पास के एक चर्च में गया था, तो एक अद्भुत दृश्य मैंने देखा। वहां का जो एक स्थानिक व्यक्ति है, उसने गणेश जी की आरती के जो स्वर है उसी के आधार पर यीशु की आरती लिख दी। वो पोप को भी नहीं पता हो कि वो यीशु की भी आरती करता है। ये भारत में ये संभव है और उसको ये विपरीत कुछ लगता नहीं है। तो भैया नहीं, इतने दिन में होता है, गणेश जी की आरती करता हूं तो यीशु की आरती करता हूं, क्या फर्क पड़ा। अब हमको मन में ये शंका आ सकती है और आनी भी चाहिए कि क्या ये कहीं, जहां जिसको मिशनरी की भाषा में कहा जाता है एक कल्चराइजेशन, स्थानिक संस्कृति के अनुसार कन्वर्ट करने के लिए कुछ चीजों को ढाल लेना, इसको मिशनरी की भाषा में कहा जाता है एक कल्चराइजेशन। तो वो दक्षिण में जाते हैं तो जो मरियम है वो मरियम्मन बन जाती है और साड़ी दक्षिण की पहन लेती है कांचीपुरम, और वो झारखंड में चली जाती है तो वो सरना साड़ी पहन लेती है। इसको कहते हैं एकल्चराइजेशन। मेरा मानना ये है कि भारत का समाज जो है वो ये बाहरी एकल्चराइजेशन से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कल्चर को कल्ट से आता है। और कल्ट जो है वो प्रैक्टिसेस पर आधारित होता है। उसके पीछे का जो सांस्कृतिक दृष्टि है, जो हमारे लिखाई पढ़ाई ने हमको इस द्वंद्व में फंसा दिया है कि हम एक राज्य नहीं थे इसलिए हम एक राष्ट्र नहीं है, आपकी एक देवता नहीं है इसलिए आप गुलाम बने। मतलब आप शुरू का भारत के ऊपर का सारा लेखन यदि देखेंगे, चाहे पोर्तुगीजों का हो, चाहे फ्रेंचों का हो, चाहे ब्रिटिशों का हो, तो वो एक ही विश्लेषण कर रहे हैं। भारत इज इंसेसेंटली कॉलोनाइज्ड बिकॉज it is practicing idolatry and polytheism. मूर्ति पूजा और बहुईश्वरवाद जो भारत के गुलामी के प्रमुख कारण। हमको भी लगने लगा है हाँ ऐसे है। जब वो शायद रमन महर्षि की कथा बताते हैं, संजू जी बताएंगे इसकी मुझे, लेकिन शायद रमन महर्षि की है। तो वो कोई मिशनरी आ गया तो बोला कि देखो ऐसा है, उनके शिष्यों से बात कर रहा था, तो वो कहने लगा कि देखो कहीं पे नाव डूबने लगी तो हमारा तो एक ही है, बुलाएगा तो तुरंत आ जाएगा, हमको बचा लेगा। आपके तो इतने सारे हैं, किस किस को बुलाओगे और कौन बुलाने पर आएगा इसकी क्या गारंटी है। तो आप हनुमान जी को बुलाओगे तब तक पता नहीं कृष्ण जी कहेंगे हनुमान जा ही रहा है मैं किस लिए जाऊं, फिर कोई कृष्ण को बुलाएगा, दूसरा बगल में बैठा हुआ। हम तो जो भी डूब रहे हैं नाव में बैठे हुए वो तो सब तो एक ही गॉड को और जीसस को बुला रहे। तो रमन जी ऊपर उनके इस पर बैठा करते थे छज्जे पर, तो उन्होंने जाकर ऐसे कहा क्या हाथ। अब मूल प्रश्न यह आता है कि क्या ये बोध, ये एकात्म दृष्टि, ये
मैट्रियार्कल अप्रोच, डाइवर्सिटी रहते हुए उसके अंदर की एकत्व को अनुभूति करना, ये क्या हम अपने अपने सब्जेक्ट्स में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स का लंबा संशोधन चला। सन लेबोरेटरी के बारे में आप सब लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा। गॉड पार्टिकल नाम से वहां पे एक्सपेरिमेंट चला। एटम सबसे स्मॉलेस्ट है, फिर एटम के अंदर क्या है, फिर उसके अंदर क्या है, और उसके आधार पर जब एक्सपेरिमेंट आगे चलने लगे तो वो अंततः इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि देयर इज नो सर्टन पोजीशन जिसके आधार पर हम पदार्थ को एग्जैक्टली लोकेट कर सकते हैं। वो कंटिन्यूअसली है, तो कॉन्शियसनेस एनर्जी मूव करता है। और वो कैसे मूव करता है? तो उसको उन्होंने नाम दिया कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। अभी भी सन लैब में वो, और इसी वजह से वो क्या करना वहां का, उसका प्रतीक के रूप में तो नटराज की मूर्ति लगी। अब फिजिक्स वाला नटराज तक पहुंच जाता है। क्यों पहुंचता है? क्योंकि वो प्रयोग करते करते उस एकत्व को देखने लगता है। जो पदार्थ और कॉन्शियसनेस, मटेरियल, अचेतन और सचेतन में विभाजन, कॉन्ट्रडिक्शन देख रहा था, वो एकत्व देखने लगता है, तो उसका फिजिक्स भी फिलॉसफी हो जाता है। इकोनॉमिक्स, अर्थदृष्टि, आपके पास अर्थचिंतन है का? भाई अर्थचिंतन नहीं था तो ब्रिटिश आने से पहले हम विश्व के 25% की अर्थव्यवस्था कैसे थी? हाँ, ये बात सही है कि हमने मास प्रोडक्शन आपके जैसा नहीं किया, क्योंकि प्रॉफिट केवल मोटिव नहीं। तो जिसको आज की भाषा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, वो भारत का मॉडल था क्या? तो जिसका राजीव जी ने उल्लेख किया, इन जनजातियों ने जो जिया है वो भारत का सस्टेनेबल मॉडल है। अनसस्टेनेबल तो हम हो गए, हमारी लाइफस्टाइल हो गई। प्रकृति के संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जो संसाधन मेरे पास उपलब्ध है उन्हीं का ज्यादातर मेरे जीवन में प्रयोग, मेरी जीवन शैली, मेरे घर, मेरे व्यवसाय, वो सारे उन्हीं उत्पादनों से जुड़े हुए। मतलब आजकल ये बहुत सारी चीजें होने में, भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, फ्लैश फ्लड, और लोगों ने अचानक चर्चा शुरू कर दी। मानव ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर दी। मानव प्रकृति से ऊपर है क्या? जिसने छेड़छाड़ की उसको पता नहीं था क्या कि मैं भी प्रकृति का हिस्सा हूं? मैं मेरे आसपास के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करूंगा तो वो इकोसिस्टम मुझे भी डिस्टर्ब करेगी। मानव रैशनैलिटी के कारण इस प्रकृति से ऊपर है, ये समझना, ये पश्चिम की दृष्टि है। मैं इस प्रकृति का हिस्सा हूं, इसलिए प्रकृति के नियमों को समझना और उसके अनुसार मेरे जीवन को ढालना, ये भारत की। भारत इज नॉट अबाउट विनिंग ओवर नेचर। भारत बोध इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड बेसिकली inculcating your life values accordingly। क्या हमारी अध्ययन, अध्यापन, शोध पद्धति में हमारे साथ ये बोध है क्या? नहीं तो फिर हम कहते हैं कि नहीं, ये तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। अभी मैं बहुत दिनों से राजीव जी से पीछे पड़ा हूं।
कि राजीव जी चाहता हूं मैं कि किसी न किसी IIT में एक कोर्स डेवलप करूं, जो कल और भाषण में भी प्रधानमंत्री जी के 15 अगस्त से आ गया, और खास करके ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद तो दिल्ली में बहुत सारे हलकों में इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई कि कहीं पे तो हम टेक्नोलॉजी और नेशनल सिक्योरिटी की बात करें। नहीं तो जो AI का मॉडल डेवलप कर रहा है उसको राष्ट्र की सुरक्षा से कुछ लेना देना नहीं है, और जो राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में सोचता है उसको सेमीकंडक्टर चिप, AI कुछ समझ में नहीं आता। बॉर्डर सर्वेलेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और इसका राष्ट्र सुरक्षा पर क्या परिणाम होगा, इसकी दृष्टि साइंटिस्ट को नहीं है, और जो सीमा का संचालन करने वाला है उसको इसका विज्ञान समझ में नहीं आता। तो जब पॉलिसी मेकिंग में इसका इंटीग्रेशन नहीं है तो समग्र दृष्टि से हम राष्ट्रीय सुरक्षा का विचार ही कैसे करेंगे। ना कंडक्टर्स हमारे पास है, ना रेयर अर्थ मटेरियल है, ना जेट इंजिन का बेसिक कंपोनेंट्स हमारे पास है, और हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे और साइंटिस्ट ये मान के चलेगा कि ये कंपोनेंट्स तो बाहर से लाने, और सेक्रेटरी जो बैठा हुआ है वो मानेगा कि नहीं ये FDI के सिवाय तो हो ही नहीं सकता। तो उसकी इकोनॉमिक दृष्टि जब अमेरिका केंद्रित है और हम कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनना है, तो आत्मनिर्भरता तो भाषणों में रह जाएगी, व्यवहार में नहीं है। आत्मनिर्भरता तो तब आती है जब भिलाई में बैठा हुआ व्यक्ति यह सोचने लगता है कि मेरे जीवन के कम से कम चीजों के लिए मुझे रायपुर पर डिपेंड रहना, जो अत्यावश्यक है वो लाएंगे, लेकिन मेरे दैनंदिन जीवन के ये जब जिला स्तर का व्यक्ति, प्रांत स्तर का व्यक्ति, फिर धीरे धीरे क्षेत्र स्तर का व्यक्ति, क्योंकि हम तो आज की ज्योग्राफी में ओरिजिनली बसे हुए देश नहीं। ये ठीक है, आजकल पॉलिटिकली बोलना ज्यादा ठीक नहीं है, नहीं तो हमारे लिए तो छत्तीसगढ़ कौन सा है और मध्य प्रदेश कौन सा है और महाराष्ट्र कौन सा है और कहां पे बॉर्डर खत्म होती है और कौन सी भाषा कौन सी कहां पे खत्म होती है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्या एक छत्तीसगढ़ी नाम की कोई आइडेंटिटी 50-60 साल पहले थी क्या? इवन महाराष्ट्र से मैं हूं, मराठी नाम की भी कोई आइडेंटिटी महाराष्ट्र का आंदोलन शुरू होने से पहले थी क्या? 1955 से पहले भारत के इतिहास में भाषा के आधार पर कभी भी कोई युद्ध नहीं हुआ। भाषा की विविधता तो हमने, मतलब भारत की कोई भाषा ऐसी नहीं है जिसमें यह नहीं कहा जाता कि 10 कोस पर पानी बदले 20 कोस पर बानी। हर भाषा में इसको लेकर कोई ना कोई कहावत है कि पानी बदलता है और पानी बदलती है। छत्तीसगढ़ी भी सबकी एक जैसी नहीं बोली जाती, मराठी भी एक जैसी नहीं बोली जाती, कन्नड़ भी बोली नहीं जाती। हमारे सोलापुर के साइड के जो है वो मराठी कन्नड़ साइड में बोलते हैं, और बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो बेलगांव साइड के जो है वो कन्नड़ मराठी स्टाइल बोलते हैं। और हमको उसमें कोई ये स्टैंडर्डाइजेशन मीन साइंटिफिक, ये बेसिकली ये प्रोटोटाइप तैयार करना और उसमें सबको फिट करना, ये साइंटिफिसिज्म मानना, इससे हमारी IITs को, हमारे सोशल साइंसेस को निकालना है, ये IITs की जिम्मेदारी। और उस विविधता में समाज में जीते हुए भी उसका विज्ञान ढूंढना, ये सोशल साइंसेस की जिम्मेदारी है। और इन दोनों को मिलकर ही भारत की समृद्धि सुनिश्चित हो सकती है, ये कॉमर्स मैनेजमेंट को बताना, तब हम भारत बोध कर पाएंगे। नहीं तो हम अलग अलग देखते रहेंगे और फिर 2 क्रेडिट का चाणक्य डाल दो, 2 क्रेडिट का भास्कराचार्य डाल दो और फिर कहेंगे हमने ज्ञान परंपरा शुरू कर दी। ये ज्ञान परंपरा नहीं है, ये पश्चिम के फ्रेमवर्क में हमारे प्राचीन ज्ञान को बिठाने का एक्सरसाइज। इस फ्रॉड से हमको बचना है और ये प्रबुद्ध परिषद का काम है, ये प्रज्ञा प्रवाह का काम है। मूल फाउंडेशन भारत बोध का हो
और उसमें हम इन सारे आज की जो ज्ञान शाखा है उसमें एकात्म दृष्टि प्रस्थापित करें। और वो एकात्म दृष्टि कैसी हो, तो मैं हमेशा एलोपैथी और आयुर्वेद का उदाहरण देता हूं। पश्चिम की दृष्टि करती क्या है, तो आज जिनको हम अध्ययन करते हैं वो एलोपैथी की डॉक्टर की तरह है। जो ऑर्थोपेडिक है वो कहेगा कि मैं तो पैर का तेरे इलाज कर रहा हूं, उसका हार्ट पर क्या असर हो रहा है मुझे पता नहीं, वो हार्ट वाला आकर देखे। हार्ट वाला हार्ट की दवाई देगा और दोनों की दवाई का लिवर पर क्या असर हो रहा है उन दोनों को पता नहीं। उसके कारण फिर किडनी प्रॉब्लम करने लगती है, क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, फिर किडनी वाला आता है। और ये सारों ने मिलकर क्या एक्सपेरिमेंट किया ये देखने के लिए फिर जनरल मेडिसिन वाला आता है और सब मिलकर पूरी बॉडी को कोमा में डाल देते। तो सबको सारी बॉडीज को एक जैसा मेडिसिन देना और उस बॉडी पार्ट्स को अलग अलग देखना, यह अभारतीय दृष्टि। हमारी दृष्टि तो आयुर्वेद वाली दृष्टि। पहले प्रकृति को देखो, उस प्रकृति की कफ वात पित्त वाली है, कौन सा उसमें प्रभावी है, उसके आधार पर फिर रोग के लक्षणों को देखो, रोग के लक्षणों के आधार पर फिर शरीर के उस पार्ट का इलाज करो, उसके आधार पर आपका कॉम्बिनेशन चेंज होगा दवाई का। ये देखना ये भारत की दृष्टि है। एकात्म से जनरल से उस पर्टिकुलर की तरफ जाना, डाइवर्सिटी के आधार पर बॉडी पार्ट्स को अलग अलग करके ना देखना, यह भारत की दृष्टि। भारत बोध करना यानी वैचारिक जगत में अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में इस एकात्म दृष्टि को प्रस्थापित करना है। इस एकात्म दृष्टि के आधार पर हम ज्ञान को विखंडित करके नहीं, तो ज्ञान को जोड़कर देखेंगे और उस जुड़े हुए ज्ञान के आधार पर आज के जो चुनौतियां हैं उनका सामना करेंगे। आने वाले समय का कालखंड ये बहुत चैलेंजिंग, अपॉर्चुनिटीज वाला भी है लेकिन चैलेंजिंग। यदि हम इसी ढर्रे पर चलते रहे तो चैलेंजेस और बढ़ेंगे और अपॉर्चुनिटीज को हम इनकेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अदरवाइज ये ऐसे ही चलता रहेगा कि चाइना बॉर्डर पर दबा देता है तो हम अमेरिका के साथ बैठ जाते हैं, अमेरिका थोड़ा सा टैरिफ बढ़ा देता है तो फिर से चाइना से दोस्ती कर लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान नाम का एक विचित्र देश बैठा हुआ है जो अप्राकृतिक है, अनैसर्गिक है, उसका अपना कुछ स्वत्व नहीं है, लेकिन उसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो ब्रिटिश जाने से पहले क्रिएट करके गए हैं। रशिया की बॉर्डर भारत के साथ टच न हो इसके लिए, और इसके आधार पर भारत को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अभी तो शुरुआत है। प्रभुत्व वर्ग की ये दायित्व है समाज को इस स्वत्व के आधार पर खड़ा होने के लिए तैयार करना। हम अपने स्रोतों पर भारत का आज तक का सबसे अच्छा स्वाधीन भारत का जीडीपी, साइंटिफिक इनोवेशन, आउटपुट, डोमेस्टिक इनोवेशंस, इसका सबसे अच्छा कालखंड, स्वर्णिम कालखंड, जिस पर दुर्भाग्य से किसी आईआईटी ने काम नहीं किया, किसी यूनिवर्सिटी ने काम नहीं किया, वो 99 to 2002 है। क्या ऐसा कारण था कि हम 9.4 तक पहुंच गए थे? उसी पैरामीटर पर बात करते, जीडीपी के पैरामीटर्स पर बात करते, वो कितना सही है गलत है वो बात में जाएंगे, लेकिन जीडीपी हमारा अच्छा पहुंचा
क्रायोजेनिक इंजन रशिया ने नकार दिया था, वो हमने डेवलप कर लिया। ब्रह्मोस की सारी टेक्नोलॉजी के डोमेस्टिक कंपोनेंट्स हमने डेवलप कर लिए। इसरो ने अपने सैटेलाइट्स डेवलप कर लिए। क्या हो गया था उस कालखंड में? पोखरण हुआ था और पूरे वर्ल्ड ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए। रशिया भी इस दबाव में आ गया था कि जो उसने हमारे एग्रीमेंट हुए थे, उस एग्रीमेंट के अनुसार भी टेक्नोलॉजी देने से रशिया ने मना कर दिया। हमने केवल दो चीजें की। एक तरफ डोमेस्टिकली हमने लोगों को आह्वान किया। दो बार ऐसा हुआ है जब हमने सारी वैश्विक दबावों के विपरीत जाते हुए स्वाधीन भारत में अनोखे कारनामे करके दिखाए। एक 1962 से 65 का कालखंड है, जब लाल बहादुर शास्त्री 64 से 66 का, जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और उन्होंने पूरे भारत को कहा कि मैं एक समय का उपवास व्रत रख रहा हूं क्योंकि अनाज की कमी। आज सौभाग्य से वो स्थिति हमारी नहीं है। आज सौभाग्य से ये स्थिति नहीं है कि फंडामेंटल चीजों के लिए हमको किसी पर निर्भर रखना। हाँ, एप्पल की टेक्नोलॉजी कितने दिनों में आएगी इसके लिए शायद निर्भर रहना, लेकिन आज ये स्थिति नहीं है कि अनाज के लिए हमको किसी, वो आत्मनिर्भरता हमने प्राप्त कर ली। तो एक बार वो स्थिति आई और दूसरी 99 to 2002 में स्थिति आई। ऐसे सैंक्शंस लगे हुए थे कि शायद हमको 91-92 वाली स्थिति में फिर से जाना पड़ेगा क्या। और ऐसे में अटल जी ने कॉल दिया सारी विश्व भर में फैले हुए भारतीयों को, भारतवंशियों को। रिलायंस बॉन्ड नाम से हमने बॉन्ड रिलीज किया 3000 करोड़ का, क्योंकि सारा एफडीआई रुक गया था, सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हम लोगों को जो मार्केट में तेरी कुछ करते होंगे उनको शायद पता हो, लेकिन भारत का पिछले 15 दिनों में बहुत बड़ा एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है $1 मिलियन तक का विड्रॉ हो गया है ऑलरेडी। अब कल रात में ट्रंप और पुतिन की बातचीत होने के बाद अब आगे क्या होगा अभी पता नहीं। तो ये खेल अभी लंबा चलेगा और ये खेल हमको हमारी टर्म्स पर, जिसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, उस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर चलाना है। तो भारत को स्वदेशी, स्वधर्म, स्वभाषा, स्वराज, इन स्वाधीनता आंदोलनों के मूल मूल्यों पर फिर से खड़ा होने के लिए तैयार करना पड़ेगा और उसमें प्रबुद्ध वर्ग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये जो सूत्र है डीकोलोनाइजेशन फॉर रीनेशनलाइजेशन, हम आधुनिक तकनीकी को नकारेंगे नहीं, हम आधुनिक स्पर्धा को भी नकारेंगे नहीं। आवश्यकता पड़ती है तो संघर्षों को भी नहीं नकारेंगे, लेकिन वो हमारा मूल स्वभाव नहीं है, वो हमारा मूल उद्देश्य नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद ने जैसे कहा था कि एवरी नेशन हैज अ डेस्टिनी, एवरी नेशन हैज अ मैसेज टू डिलीवर। वो मैसेज क्या है? भारत का पूरे विश्व को मैसेज, श्री अरविंदो जैसे कहते थे, उनकी भी जन्म जयंती थी 15 अगस्त को, तो वो कहते थे कि भारत सुपर पावर बनेगा तो पूरे विश्व की राजनीति का स्पिरिचुअलाइजेशन कर देगा। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था अमेरिका जिस दिन सुपर पावर बनेगा उस दिन पूरे विश्व का मार्केट कर देगा। इस मार्केट वाली वर्ल्ड की, ठेंगड़ी जी ने उसके बारे में बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया। ठेंगड़ी जी ने कहा था वी डोंट वांट मार्केट ग्लोबलाइजेशन, वी वांट फैमिलियल ग्लोबलाइजेशन। वसुधैव कुटुंबकम का इतना अच्छा ट्रांसलेशन मैंने कहीं नहीं किया। तो पारिवारिक वैश्विकीकरण करना यानी क्या? तो हर राष्ट्र का अपना स्वभाव है, हर राष्ट्र की अपनी प्रकृति है, हर राष्ट्र के समाज का अपना इतिहास है, अपनी संस्कृति है, अपने संसाधन है।
उन संसाधनों के आधार पर अपना मॉडल विकसित करने का उसको अधिकार होना चाहिए। अमेरिका का मॉडल चाइना में नहीं चलेगा, चाइना का मॉडल जापान में नहीं चलेगा, जापान का मॉडल भारत में नहीं चलेगा। तो हम पहले तो इस मानसिकता से पॉलिसी लेवल पर और इंटेलेक्चुअल लेवल पर निकल जाए कि भिलाई को बॉम्बे बनाना है और बॉम्बे को न्यूयॉर्क बनाना है, भिलाई को अच्छा भिलाई बनाना है, मुंबई को अच्छा मुंबई बनाना है। न्यूयॉर्क कितना खराब है वो उनको पता है। इस मानसिकता के साथ भारत का जो जिसको कहते हैं कि इट इज अ डेस्टाइन्ड रोल ऑफ भारत, ये जो वर्ल्ड रियलिस्ट ग्लोबलाइजेशन का जो पैराडाइम जो केवल युद्ध के संघर्षों के आधार पर, व्यापार के आधार पर, शस्त्रों की स्पर्धा के आधार पर खड़ा है, उससे विश्व को निकालना है तो भारत को सशक्त समृद्ध होना ये अपरिहार्य है। ये इस पृथ्वी के एग्जिस्टेंस के लिए आवश्यक है, केवल हमारे लिए नहीं। और उस दृष्टि से हम इस भारत बोध को देखे, भारत बोध को समझे और भारत बोध का बोध भी ले, केवल शोध ना करे, उस शोध के पीछे इस बोध की दृष्टि को विकसित हो। 2 दिवस की इस कार्यशाला में इस बोध की अनुभूति करने का हमको अवसर मिलेगा और इसके आधार पर अपने अपने अध्ययन शाखा में, अपने अपने विश्वविद्यालयों में, इंस्टीट्यूशंस में हम इसको लेकर कुछ एकात्म दृष्टि से अलग अलग प्रयोग करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसे हम सबको प्रेरणा मिले, ऐसे बात माता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। बहुत